दफ्तर में एक अलग सी शांति थी और मंद मंद लाइट जल रही थी। रात हो ही चुकी थी और घर जाने की राह देख रहे अर्जुन को बॉस अपने दफ्तर में बुलाते हैं। अर्जुन, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें वर्धना गांव जाना होगा। सुना है वहां दिशा मंजिल नामक एक हवेली है, जहां कुछ हादसा हुआ था। तब से वह लोगों के साथ डरावने हादसे हुए हैं। किसी को एक औरत दिखी तो किसी को बच्चे खेलते दिखे। अब पूरा गांव उस हवेली के पास से गुजरने से भी डरता है। तुम वहां जाओ और उस हवेली में जाकर देखो। ये सब अफवाह है या इसमें कुछ सच्चाई है? और है तो उसकी जांच क्यों नहीं हो रही? बॉस की बात सुनकर अर्जुन मन ही मन में सोचने लगा। ये बॉस भी ना कुछ भी काम पीछे लगा देते हैं। अब खामखा उस गांव वरधना जाना पड़ेगा। एक तो वैसे भी प्रमोशन तो मिल नहीं रहा और अब ये भूतों की खोजबीन करो, क्या होगा मेरा भगवान ही जाने। अगले दिन अर्जुन ना चाहते हुए भी बॉस का ऑर्डर होने के कारण वर्धन गांव जाने के लिए निकल पड़ा। ट्रेन अब वर्धना गांव के पास आ चुकी थी और रात भी काफी हो चुकी थी। जैसी ही ट्रेन वर्धना स्टेशन पर रुकी और अर्जुन उसमें से बाहर उतर जाता है, वह देखता है कि ट्रेन भी यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकी और इस स्टेशन पर उतरने वाला भी वह अकेला है। स्टेशन पर भी कोई नहीं है। फिर वो चलकर स्टेशन से बाहर निकलता है और रिक्शा ढूंढने लगता है। तब एक रिक्शा रुकती है। अरे भाई सुनो, दिशा मंजिल जाना है, चलोगे? क्या हुआ भैया? अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? क्या मुसीबत है? एक तो इतनी रात हो गई है, ऊपर से इन रिक्शा वालों का नाटक। अरे भैया, दिशा मंजिल चलोगे? ये भी भाग गया। ये क्या खब रिक्शा वाले दिशा मंजिल सुनकर भाग रहे हैं? कैसे लोग हैं? इस जमाने में भी भूतों में विश्वास रखते हैं? क्या होगा इस देश का? आखिर एक रिक्शा वाला दिशा मंजिल जाने के लिए तैयार हो जाता है और अर्जुन रिक्शा में बैठा विचारों में खो जाता है। वह सोचता है कि यहाँ सब कुछ कितना अजीब है, जैसे कोई श्रापित जगह हो। बड़ा ही अजीब गांव है, लेकिन अच्छा हुआ ये रिक्शा मिल गई। अब जल्दी दिशा मंजिल पहुंच जाऊं तो ठीक है, ताकि जल्द से जल्द वहां की सच्चाई का पता चले और मैं अपने घर लौट सकूं। फिर जैसे तैसे रिक्शा दिशा मंजिल के पास पहुंचती है और अर्जुन बाहर उतरकर उस इमारत को देख रहा होता है। इसी बीच उसे याद आता है कि रिक्शे वाले को पैसे देने बाकी हैं। इसीलिए वो पैसे देने के लिए पीछे मुड़ता है और दंग रह जाता है, क्योंकि पीछे कोई नहीं था। अरे कहाँ गया ये? बड़े ही अजीब लोग हैं यार। बिना पैसे लिए ही चला गया। खैर छोड़ो, क्या कर सकते हैं। अब जल्दी से एक बार अंदर जाकर देख कर आता हूँ। है क्या ऐसा यहाँ? अंदर आने के बाद अर्जुन उस डरावने मंजर को देख थोड़ा डर जाता है और चारों ओर अपनी नजर घुमाने लगता है। तभी अचानक से उसे एक आवाज सी सुनाई देती है और वह अंधेरे में अपने आसपास देखता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। अब वह सोचता है। कहाँ है भूत? ये गांव वाले भी ना खामखा अफवाह फैला देते हैं। ऐसा सोचकर वो सीढ़ियों से उतर के आगे चलने लगता है और ऊपर वाली मंजिल पर पहुंच जाता है। चारों ओर देखने लगता है। पूरी मंजिल में एक अजीब सी शांति और ठंडक होती है, जो हड्डियों तक को महसूस हो रही है। चारों ओर जाले और अंधेरा। इसी बीच अचानक से एक आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई नखूनों से कुछ कुरेद रहा हो। वह डर जाता है और आसपास नजर घुमाता है। तभी वह आवाज तेजी से पीछे से उसकी ओर राही हो, ऐसा उसे लगता है। वो डर के मारे नीचे बैठ जाता है। फिर वो देखता है, वहां तो चमगादड़ है। कौन है? कौन है वहां? सामने आओ। अरे ये तो चमगादड़ है। मैं भी ना। चलो थोड़ा और अंदर जाकर देखता हूँ, शायद कुछ दिख जाए। लेकिन जैसे तैसे अब वह और आगे की ओर अपने कदम बढ़ाता है और आगे की सीढ़ियों से उतरकर एक अजीब से कमरे में पहुंच जाता है। बड़ी ही अजीब सी जगह थी, जैसा कोई रहस्यमय जगह हो। वैसे ये जगह है तो बड़ी डरावनी। एक तो इतनी बड़ी हवेली, ऊपर से खाली इतने सालों से, इसीलिए लोग डरते होंगे। अर्जुन अपने मन ही मन में बात कर ही रहा था। तभी अचानक से किसी के चलने की आवाज सुनाई पड़ती है और वह भी एकदम पास से। अब वह डर के मारे उसी जगह पर जाम गया हो, ऐसे उसे लगाने लगता है। लेकिन थोड़ी हिम्मत जुटाकर
वह पीछे मुड़कर देखता है और उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। डर के कारण उसकी हालत बिगड़ रही थी। वो देखता है एक अजीब सा साया, किसी औरत का, खून से लथपथ चेहरा और उसका मांस भी गल रहा था। अब अर्जुन को चक्कर आने ही वाली है, पर वह अपनी जान हथेली में लेकर दौड़ने लगता है और मंजिल से बाहर आ जाता है। फिर वो डरकर गांव की तरफ आता है। गांव में आते ही उसे अपनी आप बीती किसी को सुनानी होती है। हवेली के बारे में भी जाना होता है। तब वह एक आदमी को देखता है जो अपने घर के बाहर बैठा हुआ है। अर्जुन उसकी ओर बढ़ता है और रुककर उसे अपने साथ जो हुआ वो बताने लगता है। फिर वो आदमी उसे कुछ बताता है और अर्जुन उसे एक रात रहने के लिए मदद करने को कहता है। इस तरह अर्जुन वो रात वहां निकलता है। अरे भाई साहब, मेरा नाम अर्जुन वर्मा है। मैं एक पत्रकार हूँ। बम्बई से आया हूँ। क्या आप मुझे उस दिशा मंजिल के बारे में कुछ बता सकते हैं? अगले दिन अर्जुन उठकर पहले अपने बॉस को फोन लगाता है। जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो बताता है। ये सब सुनकर अर्जुन के बॉस उसे कहते हैं कि वह पहले जाकर पुलिस स्टेशन में कुछ जानकारी ले। उस घर के बारे में जानने के लिए अर्जुन पुलिस थाने की ओर निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर वह उस थाने के इंस्पेक्टर देव राणा से मिलता है। उनको सब बताता है। इंस्पेक्टर साहब, मैं अर्जुन वर्मा, एक पत्रकार, मुंबई से आया हूँ। दिशा मंजिल के बारे में जानना चाहता हूँ। आपके रिकॉर्ड में कुछ दर्ज है, क्या आप बता सकते हैं? इंस्पेक्टर हवलदार को अर्जुन को रिकॉर्ड में ले जाने के लिए कहते हैं। हवलदार अर्जुन को लेकर रिकॉर्ड रूम में आता है। उस हवेली को लेकर जो फाइल्स हैं वो अर्जुन को देता है। उन फाइलों को पढ़ के अर्जुन दंग रह जाता है और ठान लेता है कि वो इसकी तह तक जाकर रहेगा। अर्जुन उन फाइलों में से एक पत्ता निकलता है जो रुकमावासी नमक एक बूढ़ी औरत का है और वह पहुंच जाता है। क्या आप रुकमा मासी हैं? मैं अर्जुन वर्मा हूँ, एक पत्रकार। क्या आप दिशा मंजिल में जो हादसा हुआ था, उसके बारे में कुछ जानती हैं? फाइल्स में पढ़ के आया हूँ, पर मुझे आपसे सुनना है। और हाँ, मुझे सच जानना है, सिर्फ सच, जो उन फाइल्स में नहीं है। मुझे जो भी बताना था वो मैंने तभी पुलिस वालों को बता दिया था। अब तुम क्या जानना चाहते हो? तो सुनो, तब मैं दिशा मंजिल में काम करती थी। वहां ठाकुर साहब, उनकी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। ठाकुर साहब एक बहुत ही दयालु और दानी व्यक्ति थे। वो हमेशा सबकी मदद करते थे, इसीलिए गांव में सब उनकी काफी इज्जत करते थे। ठाकुर साहब का एक छोटा भाई भी था, सूर्यवर्धन, जो कि एक बहुत ही कपटी इंसान था। वो कुछ कामकाज नहीं करता था, सिर्फ आयाशी करना उसे अच्छा लगता था। इसीलिए ठाकुर साहब उसे हमेशा डांटते रहते थे, इस आशा में कि वो एक दिन सुधर जाएगा। लेकिन उसे हमेशा यही लगता था कि ठाकुर साहब उसका अपमान करते हैं। एक दिन ठाकुर साहब अपने नौकर के साथ कुछ बात कर रहे थे। तभी सूर्यवर्धन वहां आया और उनसे झगड़ा करने लगा। तब ठाकुर साहब ने भी उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। तभी सूर्यवर्धन को एक नौकर के सामने किया गया। अपमान सहन नहीं हुआ और उसने ठाकुर साहब और उनके पूरे परिवार को खत्म करने की साजिश रची। और एक रात उसने 2 गुंडों को भेजकर ठाकुर साहब और उनके पूरे परिवार की हत्या करवा दी और उनकी लाशों को घर के पीछे गाड़ दिया और लोगों को ये बताया कि ठाकुर साहब और उनका परिवार एक विमान दुर्घटना में मारा गया। तब की पुलिस को भी उसने घूस खिलाकर अपना और करवा लिया। ठाकुर साहब की पूरी जायदाद का सूर्यवर्धन अब इकलौता मालिक बन गया। उसने अपने लिए एक अलग से घर बनवाया और अब वहीं रहता है। और फिर कई पुलिस अफसर आए और गए, लेकिन किसी ने उसके खिलाफ जांच करने की हिम्मत नहीं की। पूरे को ऐसा लगता है कि मैं पागल हूं और कुछ भी कहानियां बनाकर सुनाती हूं, लेकिन यही सच है। रुकमा मासी से सब कुछ सुनने के बाद अब अर्जुन ठान लेता है कि वह ठाकुर साहब और उनके परिवार को न्याय दिलाकर रहेगा। वह फिर से पुलिस थाने में आता है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब कहीं काम से बाहर जा चुके होते हैं। इसीलिए वह थाने में मौजूद हवलदार से बात करता है। बहुत मेहनत मशक्कत करने के बाद अर्जुन उस हवलदार को महल में जाने के लिए मना लेता है। साथ ही एक मजदूर को लेकर उस हवेली में पहुंच जाता है। हवेली के पीछे वाली जगह पर जाकर खुदाई करने लगता है। थोड़ी देर खुदाई करने के बाद कुछ
10-20 फीट खुदाई करने के बाद तीनों के तीनों गड्ढे के अंदर देखते हैं और उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तीनों भगने लग जाते हैं। जैसे ही तीनों पुलिस थाने में पहुंचते हैं, तब तक इंस्पेक्टर साहब भी आ चुके होते हैं। फिर वह इंस्पेक्टर साहब को सब बात बताने लगते हैं। ये सब सुनकर इंस्पेक्टर जांच के लिए वहां पहुंच जाते हैं और वह भी वो नजारा देखकर हैरान हो जाते हैं। गड्ढे में से असली कंकाल निकलता है। सभी अफवाहें सच है। ये अब स्पष्ट हो चुका था और फिर पक्के सबूत मिलन के कारण सूर्यवर्धन और उसके साथियों को गिरफ्तार किया जाता है।